नेक्स्ट इज 31 में दिया है दैट इफ द रे ग्रेजेस बोथ द रिफ्रैक्टिव सरफेसेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज √2। एक प्रिज्म गिवन है हमें, ये इसका एंगल थीटा है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का म्यू है, दैट इज इक्वल टू √2। तो हमें जो प्रिज्म एंगल है ये थीटा, ये बताना है। अब वो बोल रहे हैं कि जो रे है वो ग्रेज कर रही है दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से, मतलब रे यहाँ से आई, यहाँ पे गई, ये डेविएट हो गई यहाँ से एंड फिर बाहर निकल गई ग्रेज करते हुए ऐसे। ये हमारे पास प्रिज्म दिया था, तो जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो इक्वल टू होगा जो ये है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, दैट इज डेल्टा एम इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज थीटा। क्योंकि यहाँ से देखने पे जो ये रे ऐसे गई एंड ये रे अगर ऐसे जा रही होती एंड ये रे अगर ऐसे जाएगी पीछे मिलेगी, तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा थीटा के इक्वल है इस केस में। सो जो फॉर्मूला होता है हमारे प्रिज्म का, दैट इज म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये आ जाएगा √2 इक्वल टू साइन ए, दैट मीन्स थीटा, सो ये हो जाएगा थीटा, डेल्टा एम की वैल्यू थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। सो √2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। सो ये हो जाएगा साइन थीटा को अगर मैं ब्रेक कर लेता हूँ, दैट 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल एंड कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू √2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई √2। सो थीटा बाई 2 जो आएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो जो थीटा की वैल्यू है ये वो 90 डिग्री होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। सो 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट 32। नेक्स्ट इज 32। सो 32 बोलता है, 32 में है दैट इफ लेंथ ऑफ अ
लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है। एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 19 एंड हमें जो मैग्नीफाइंग पावर देखिए दैट इज m इक्वल टू 19 फॉर नॉर्मल सेटिंग। देन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज, तो हमें ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होगी दैट इज FO वो बतानी है। सो हमें पता है दैट L इक्वल टू FO प्लस FE ये होता है L इक्वल टू FO प्लस FE ये होता है एंड मैग्नीफाइंग पावर होती है M इक्वल टू FO अपॉन FE। मैग्नीफाइंग पावर ये होती है। सो इन दो इक्वेशन का यूज करके हम FO निकालेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूले से FO अपॉन FE FO अपॉन FE इक्वल टू 19, M की वैल्यू वो गिवन है। सो FE इक्वल टू FO by 19 एंड हमें ये पता है दैट FO प्लस FE इक्वल टू L की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 100। सो FO प्लस FE की वैल्यू रखेंगे FE by 19 FE की वैल्यू FO by 19 दैट इज इक्वल टू 100। सो ये आएगा 20 FO इक्वल टू 1900 दैट मीन्स FO इक्वल टू 1900 by 20 दैट इज 95 सेंटीमीटर। It is correct. The correct option of 32 is first, that is 95 centimeter. So the focal length of objective in an astronomical telescope is 95 centimeter. The ratio of energies of the electron He positive atom in its second to third axial state is, so हमें हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रेशियो बताना है जो कि उसके सेकेंड और थर्ड एक्सियल स्टेट में है। सो 33 एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी स्टेट में En इक्वल टू -13.6 Z² बाई H² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z हमारा होता है एटॉमिक नंबर, एंड N होता है एक्साइटेड स्टेट। नंबर एंड N इक्वल टू 1 के लिए हमारा होता है ग्राउंड स्टेट। N इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट मानते हैं अपने। इसके N इक्वल टू 1 के बाद जो भी स्टेट होगी उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लाइक N इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड N इक्वल टू 4 इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी E3 दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2
सो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 3, सो 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 4/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी E4, दैट इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E4 इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 4/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो रेशो होगा सेकेंड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज E3/E4, दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 4/9 डिवाइडेड बाई माइनस 13.6 इंटू 4/16। सो जो E3/E4 आएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट रेशो एनर्जी का, वो हो जाएगा 16/9। So it is the correct answer. So the correct answer of 33 question is fourth option, that is 16/9. Next 34. Next is 34. 34 is the magnetic moment of an electron revolving around a nucleus varies with principal quantum number as. So जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। सो सिंपल है दैट 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो जो m होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 34। नेक्स्ट है 35। 35 इज n नॉट एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट Nb पार्टिकल्स, मीन लाइफ ऑफ द सब्सटेंस इज। सो एक n नॉट एटम है इनिशियली मेरे पास किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के, इनिशियली मेरे पास ये है n नॉट एटम्स एंड ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस Nb पार्टिकल्स एमिट कर दे रहा है। Nb पार्टिकल्स एमिट पर सेकेंड। सो हमें मीन लाइफ बतानी है क्या होगी, मीन लाइफ। सो जो हमारा मीन लाइफ होता है टी मीन, टी मीन इज इक्वल टू टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई ln2। सो जो एन टी हाफ हो जाएगा हमारा n नोट बाई n इंटू ln2, ये होता है हमारा टी हाफ। टी हाफ ये हो जाएगा हमारा। सो टी मीन आएगा n नोट बाई n इंटू ln2 डिवाइडेड बाई ln2, ln2 से ln2 कैंसिल। सो टी मीन इक्वल टू n नोट बाई n। सो द करेक्ट आंसर इज द mean life of the substance is n naught by n. So the correct option is third 35। जो mean life होगी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की वो n naught by n होगी।
35, 36, 36. A rigid body is in rotational motion, then all particles of it have, first option is, कोई क्वेश्चन है कि एक रिजिड बॉडी हमारी रोटेशन मोशन में है तो उसके सारे पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहे हो, ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन इज सेम लीनियर वेलोसिटी, नहीं सेम लीनियर वेलोसिटी नहीं हो पाएगी किसी, अगर पूरा एक रिजिड बॉडी हमारी रोटेशन मोशन में तो उसके सारे पार्टिकल सेम लीनियर वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन इज सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज कोई भी रिजिड बॉडी तभी मोशन में होगी जबकि उसके सारे पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे, नहीं तो वो रिजिड बॉडी रोटेशन में नहीं हो पाएगी, रोटेशन ही नहीं कर पाएगी अभी भी। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट दैट द ऑल पार्टिकल्स ऑफ इट हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड वन इज सेम लीनियर and angular velocity, third option is also wrong because रिजिड बॉडी के किसी भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती है। फोर्थ, डिफरेंट लीनियर and angular velocity so fourth option is also wrong because different linear velocity तो ठीक है लेकिन different angular velocity नहीं हो सकती है। रोटेशन मोशन में होने के लिए हर एक पार्टिकल की angular velocity सेम होनी चाहिए। so the only correct option is second, that is all the particles of a rigid body which is in rotation have the same angular velocity।